हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस जो कि एसके झा सर के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। इसमें जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का निचोड़ दिया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके क्लास 6 के 16 चैप्टर जो है उनको कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने भी अब तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, और फिर क्लास 7 के 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक कवर कर लिए थे। इनको भी जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, सारे वीडियो अवेलेबल है। और आज के इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 इन 4 चैप्टर को कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है, तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट कराएंगे पेज बाय पेज। तो हमारा चैप्टर अध्याय 7 जो क्लास 7 का है, तो ये चैप्टर क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जंतुओं और पादप में परिवहन। अध्याय शुरू करने से पहले उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा जो नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस करने से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलती है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है हमारा क्या दिए गए हैं कि अध्याय 7 जंतु और पादप में परिवहन, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इनमें शरीर के जरूरी वस्तु। पहला पॉइंट है कि शरीर के जरूरी वस्तु इनिशियल सब्सटेंस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है, तथा इस पूरे प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था। और सेकेंड फिगर में जो है आपका मानव हृदय का काट चित्र दिए गए हैं, इनको भी पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ेंगे। तो इनके सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले रक्त जो है दायां अलिंद यानी कि राइट आर्टिज्म में पुनः त्रिकस्पिक वल्व के सहारे और दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल फिर फुसफुस धमनी द्वारा जो है दोनों फेफड़ों में जाता है। और इनके सेकंड पॉइंट है जहां पर एल्व्यूली द्वारा गैसों का विनिमय होकर रक्त जो है शुद्ध रूप में बायां अलिंद में पुनः द्विकपाटी वल्व से बायां निलय में आता है। और तीसरा पॉइंट है कि फिर महाधमनी से होते हुए रक्त जो है संपूर्ण शरीर में चला जाता है। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो जहां रक्त कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के बाद अशुद्ध यानी कि CO2 रक्त कोशिकाओं से होते हुए शिरा में प्रवेश करते हैं। और इनके पॉइंट है कि जो विकिक यानी कि किडनी में प्रसारण विधि द्वारा छानकर शिराएं से होते हुए महाशिरा में आता है और पुनः दायां अलिंद में आता है। और अगला पॉइंट है ये क्रिया क्या होते हैं, लगातार होता रहता है। और फेफड़ा द्वारा हृदय को कोरोनरी धमनी के माध्यम से रक्त पहुंचाया जाता है, और इसी धमनी में अवरोध के कारण हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होते हैं। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख पदार्थ निम्नलिखित है, यानी कि आपका दिए गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भाग लेने वाले पदार्थ है वो निम्नलिखित है। पहले पॉइंट में दिए गए रक्त के पॉइंट को पढ़ते हैं। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, जो पोषक तत्व एवं हार्मोन का परिवहन करता है। और इनके दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो रक्त जो है एक तरल से बना होता है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं, और श्वेत रक्त जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और यह हीमोसील के कारण सफ़ेद होता है। और अगला पॉइंट है कि इनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, पल पल जो है बदलता रहता है। और अगला पॉइंट इनमें कि रक्त में प्लेटलेट्स थक्का जमने में सहायक होते हैं। रक्त में जो है प्लेटलेट्स जो है थक्का जमने में सहायक होते हैं। और अगले पॉइंट की ओर बात करें तो RBC का जीवन काल जो है RBC का जीवन काल 110 से 120 दिन का होता है, और WBC का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि RBC का जीवन काल कितना होता है, 110 से 120 दिन का होता है, और WBC का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है।
और अगला पॉइंट है इनमें कि रक्त का निर्माण जो होते हैं वो अस्थि मज्जा में होते हैं, यानी कि बोन मैरो में होता है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में, ये जो फिगर दिए गए हैं, ये फिगर आपके जो है परिसंचरण तंत्र दिए गए हैं। चित्र में क्या दिए गए हैं, धमनी जो है वो लाल रंग में तथा सिराएं नीले रंग में दिखाई गई है। अब इनके बी पॉइंट में आते हैं, तो बी पॉइंट हमारा क्या दिया गया है कि रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो इनमें क्या कह रहा है कि धमनी यानी कि आर्टरी जो है शुद्ध रक्त एवं सिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यानी कि धमनी आपके शुद्ध रक्त को और सिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और अगला पॉइंट है इनमें कि फुसफुस धमनी अशुद्ध एवं फुसफुस सिराएं शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और तीसरा पॉइंट है कि धमनी जो है यानी कि आर्टरी का व्यास जो है कम एवं मजबूत तथा सिराएं का व्यास जो होता है वो ज़्यादा कमज़ोर होता है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें, तो सिरा में कम प्रेशर के कारण वल्ब लगा रहता है और धमनी में कोई वल्ब नहीं रहता है। और नाड़ी जिसको पल्स कहते हैं, स्पंद धमनी से एवं इंजेक्शन सामान्यतः सिरा में दिया जाता है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें, तो फिगर के माध्यम से हमें नहीं, अगला पॉइंट जो है सी नंबर क्या दिया गया है कि हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट के बारे में। तो इनके पॉइंट को भी हम लोग पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। तो हृदय का संकुचन एवं स्थिलन यानी कि रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का सम्मिलित रूप से हृदय जो है स्पंद कहते हैं। और यह स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। हार्ट बीट जो है स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। और इनका अगला पॉइंट है कि यह परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आते हैं कि स्टेथोस्कोप का फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ये ट्यूब है और आपके ये ट्यूब दिए गए हैं, ये चेस्ट पीस दिए गए हैं, श्रोतिका दिए गए हैं, ये स्टेथोस्कोप के फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। अब जो है नेक्स्ट दिए गए हैं आपके स्टेथोस्कोप का मॉडल फिगर के माध्यम से। अब आते हैं उत्सर्जन के बारे में, तो उत्सर्जन के पॉइंट को पढ़ते हैं। उत्सर्जन का पॉइंट क्या दिया गया है, तो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के शरीर के अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज को जो है शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन जो है वो जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो मानव में जो है उत्सर्जी पदार्थ आपके हो गए यूरिया। मानव जो है शरीर से यूरिया को उत्सर्जी निकालते हैं। और सेकंड है आपका पक्षी में, पक्षी भी क्या निकालता है, यूरिक अम्ल निकालते हैं पक्षी, ठीक है। और सरीसृप जो हो गए वो सरीसृप यूरिक एसिड जो है उत्सर्जी पदार्थ है सरीसृप में। और मछली क्या अपना उत्सर्जी पदार्थ करता है, तो मछली जो है इनका जो है अमोनिया पदार्थ जो है उत्सर्जित करते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें, मानव में उत्सर्जन, ठीक है। तो मानव में उत्सर्जन के बारे में आते हैं, तो इनके पॉइंट को पढ़ेंगे हम। तो मानव में उत्सर्जन अंग जो होते हैं वो किडनी होते हैं, विकिक जिनको कहते हैं। और विकिक प्रसारण द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है। और तीसरा पॉइंट है कि कृत्रिम विकिक यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी से रक्त का शुद्धिकरण अपहन कहते हैं, यानी कि डायलिसिस कहते हैं उनको। और अगला पॉइंट है इनमें कि इनमें पुनः अवशोषण यानी कि इनमें पुनः अवशोषण की क्रिया जो होती है नहीं होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, तो 24 घंटों में मानव में उत्सर्जन जो है वो 24 घंटों में 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। और अगला है कि एक जोड़ा विकिक यानी कि किडनी, 2 मूत्र वाहिनी और 1 मूत्राशय एवं 1 मूत्र मार्ग होते हैं। और मानव मूत्र में 95% क्या होता है, जल होता है एवं 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। और अगले पॉइंट की ओर बात करें तो अगला पॉइंट है कि पसीना यानी कि स्वेट्स का सफ़ेद धब्बे जिसको वाइट स्पॉट्स कहते हैं, लवण की उपस्थिति के कारण होते हैं। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं, मूत्र त्यागने पर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र एवं मूत्राशय के पेशियों द्वारा होता है। तो हमें जो है फिगर के माध्यम से मानव उत्सर्जन तंत्र दिए गए हैं। इनमें किडनी है, ये जो है आपकी किडनी के फिगर दिए गए, मूत्र वाहिनी है
और अगला देखते हैं मूत्राशय है, ये जो है मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है और मूत्र रंध्र है। ठीक है, तो ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र के दिए गए हैं। अब आते हैं कि पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इनको पढ़ लेते हैं। पादप में परिवहन, इनके क्या पॉइंट दिए गए हैं कि पादप में परिवहन का काम संवहन बंडल करता है। ठीक है, और संवहन बंडल जो है जो बराबर होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बराबर होते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जल के वाष्पित होने के कारण एक बल लगता है जिसे सक्शन बल कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि इसी बल के कारण खनिज लवण ऊपर जो है पत्ती तक जाता है। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं, इनमें इनके जो है फिगर के माध्यम से दिए गए हैं जाइलम और मूलरोम और दिए गए रंगीन पानी में रखी गई शाक के पौधे की टहनी। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो क्या दिए गए हैं, पहला टॉपिक है कि पादपों में अपशिष्ट पुराने जाइलम, पैरेन्काइमा एवं रिक्तिका होती है। और दूसरा दिया गया कि प्लाज्मा जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट का परिवहन करता है। और तीसरा है कि लसिका का पाचित जो है वो भोजन का परिवहन करता है। और रक्तचाप जो है स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, रक्तचाप किससे मापा जाता है, स्फेग्नोमीटर से। और मानव हृदय जो है 1 मिनट में 10 से 80 बार तक जो है धड़कता है। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न को देखेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है कि वह पेशीय नली जिससे कि संचित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है वह क्या कहलाती है, तो वह मूत्र मार्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं कि वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है और वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधे में दो तरफ यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य दिए गए हैं। ऑप्शंस में जाइलम उत्तक, संवहनी उत्तक, जड़ बल, फ्लोएम उत्तक। तो इनके राइट आंसर है फ्लोएम उत्तक। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन, गैसों का आदान प्रदान होता है, किनके द्वारा होता है, तो कोशिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा, कोशिकाओं के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में स्वेदी ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, तो किस भाग में होती है, होंठ में होती है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, होंठ। और 5वां नंबर प्रश्न है कि एक ऊंचे पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिज को खींचने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो कौन होते हैं, सक्शन बल होते हैं जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्शन बल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट में से कौन सी गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो अमोनिया जो है मछली अपने अपशिष्ट गैसों के रूप में उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया इनका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगले प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इनका परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इनके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्रश्न 8 कह रहा है कि कथन ए के बारे में कि मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है, सही बात है। और आर क्या कह रहा है कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल का निर्माण होता है, आर भी सही है। तो इनके कथन क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है इनका सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 नंबर एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। और मूलों द्वारा जल की अवशोषण की दरों को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? भुरभुरा मिट्टी के द्वारा जो है उनके जो है अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नंबर में। तो क्या कह रहा है कि पसीने में मुख्यतः जल के साथ होते हैं। तो पसीने में मुख्यतः जल के साथ जो होते हैं वो खनिज और लवण दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा, खनिज और लवण। 12 नंबर पे आते हैं कि हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिका में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इनका। अब आते हैं 13 नंबर पे। तो हृदय से रक्त का शरीर के किसी अंगों में परिवहन करके किसके द्वारा होता है? तो किनके द्वारा होता है? तो धमनी के द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है, किनके द्वारा होता है? तो ये जो है आपका धमनी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में आते हैं, जल का अवशोषण कौन करता है? तो जल का अवशोषण जो है वो मूल रोम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर हो जाए, सी इनके करेक्ट आंसर होंगे। और 15 नंबर पे आते हैं। तो क्या कह रहा है कि मछली अपशिष्ट पदार्थों के रूप में कौन सा पदार्थ निकालती है? तो अमोनिया गैस जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालती है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज अध्याय 8 पे। तो अध्याय 8 हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधे में प्रजनन। ये चैप्टर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2 लाइनें उन सभी मित्र के लिए कहना चाहूँगा जो काफ़ी मेहनत से अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मेहनत करेंगे और अपने मंजिल की ओर आएंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? पादप में जनन। तो पादप में जनन को देखेंगे तो इनके पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें 2 प्रकार के जनन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इनको देखेंगे। पहला जो है वो लैंगिक जनन, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, बीज एवं फूल दोनों भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज यानी कि सीड्स एवं फ्लावर्स भाग लेते हैं। और दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनमें पत्ती, तना एवं जड़ भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में बहुत कम विविधता देखी जाती है। और अगले पॉइंट में देखते हैं कि लैंगिक जनन में जो है काफ़ी अधिक विविधताएं देखी जाती है। अब आते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो फिगर के माध्यम से अलैंगिक जनन के प्रकार को देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, किसी गुलाब की तने की कलम से जनन करना, ठीक है, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरा फिगर दिया गया है कि आलू की आंख से अंकुरित होता पादप, ठीक है। और तीसरे देखते हैं फिगर को, अदरक का एक टुकड़ा जिसमें जो है नए पादप जो है अंकुरित हो रहे हैं। और चौथे पॉइंट की ओर आते हैं, इनमें देखते हैं चौथे फिगर को। तो कह रहा है कि कवक में बीजाणु द्वारा जनन। फिर अगला फिगर को देखते हैं कि फर्ण में बीजाणु द्वारा जनन। तो ये पांचों फिगर जो है वो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट इनके आते हैं स्पाइगोरा में। प्रकार दिए गए हैं कायिक प्रबंधन के बारे में। तो ये क्या है, इनको देख लेते हैं कि विशेष गुण, ठीक है, और उदाहरण दिए गए हैं। कायिक प्रबंधन, इनके विशेष गुण और इनके उदाहरण। तो कायिक प्रबंधन में इनके गुण क्या है कि इनमें तना, मूल, पत्ती अथवा कली द्वारा जनन होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, गुलाब है, गन्ना, शकरकंद, चमेली, डहलिया, ये सभी जो है कायिक प्रबंधन के उदाहरण हैं। अब बात करें मुकुलन के बारे में।
तो मुकुलन के बारे में बात करते हैं। तो मुकुलन जो है इनके आपके विशेष गुण क्या हो गए? मुकुलन के विशेष गुण है, इनमें एक भाग टूटकर नए पौधे का निर्माण करता है। मुकुलन में एक भाग टूटकर नए पौधे का निर्माण करता है, जैसे कि ईस्ट हाइड्रा इत्यादि जो है वो मुकुलन के उदाहरण है। ठीक है, ईस्ट हाइड्रा इत्यादि किसके उदाहरण है? मुकुलन के उदाहरण है। काफी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और खंडन के बारे में कह रहा है कि इनमें जो है पौधे कई खंड में बट जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में दी गए हैं स्पाइगोरा, इनके उदाहरण है। और आते हैं अगले पॉइंट में बीजाणु निर्माण के बारे में। तो बीजाणु निर्माण जो है इनमें जनन बीजाणु के द्वारा होता है। और इनका एग्जाम्पल क्या है कि मांस है और फर्ण। ठीक है, मांस और फर्ण और राइजोपस है, इनके एग्जाम्पल। द्विखंडन में आते हैं तो इनमें जीव जो है दो भागों में बट जाता है एवं दोनों नए जीव का निर्माण करते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल में है प्लेनेरिया। अब आते हैं बहुविखंडन के बारे में। तो बहुविखंडन, इनमें जीव कई टुकड़ों में बंटकर नए जीव का निर्माण करता है, और जैसे कि एग्जाम्पल है बहुविखंडन के प्लाज्मोडियम। तो इनको हम लोग देख चुके, प्रकार, विशेष गुण और इनके उदाहरण। अब आते हैं अगले पॉइंट में। नोट करने योग्य बात क्या है इनमें कि ईस्ट जो है, ईस्ट में खंडन, मुकुलन एवं हाइड्रा में मुकुलन एवं पूर्ण जनन भी होता है। ठीक है, अब आते हैं फिगर के माध्यम से दिए गए हैं ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। तो फर्स्ट स्टेप में जो है ईस्ट कोशिकाएं, और सेकंड में क्या दिए गए हैं कि विकसित होता मुकुल है, और थर्ड स्टेप में नवीन मुकुल, और फोर्थ स्टेज में जो है मुकुल जो है वो श्रृंखला है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि ब्रायोफाइलम जो है आपका पत्ती की कली से नए पौधे का निर्माण करता है ब्रायोफाइलम में, और खंडन का ही रूप द्विखंडन एवं बहुविखंडन होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। इनमें फिगर के माध्यम से ब्रायोफाइलम की पत्ती जिनके किनारे पर कलिकाएं होती है। ठीक है, नए पादप दिए गए हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पॉइंट को देखेंगे हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये के बारे में, तो इनमें जो है अधिक विविधता होती है, पहला पॉइंट है। और नर जनन भाग जो होते हैं वो पुंकेसर, पुमांग एवं, यानी कि नर का जनन भाग कौन सा होता है? पुंकेसर, पुमांग एवं मादा के जनन भाग कौन से होते हैं? अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र एवं जांग, यानी कि ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड पिस्टिल जो होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं कि नर जनन के भाग होते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं इनमें कि युग्मक, जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं, एकल कोशिकाओं का बना होता है, जो निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं। अब बात करें अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट है युग्मनज से भ्रूण एवं भ्रूण से नवविध का निर्माण होता है, और फल का निर्माण जो है वह अंडाशय एवं बीज का निर्माण जो है बीजांड से होता है। अगला पॉइंट है कि परागकण को परागकोश से वर्तिका तक पहुंचाना ही परागकण कहलाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट हमारा फिगर के माध्यम से स्त्री केसर और पुंग केसर के दिए गए हैं जनन अंग, और पुष्प में परागकण भी दिए गए हैं। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें कि निषेचन युग्मन का निर्माण भी दिया गया है फिगर के माध्यम से। सहजन डोमेस्टिक दिए गए हैं, द्विफल मैपिल के बीच भी दिए गए हैं, सूरजमुखी के रोम युक्त फल और मदार के रोम युक्त बीज, इन सभी का फिगर माध्यम से दिया गया है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट पे। तो पुष्प के प्रकार और विशेषता और उदाहरण, इनको देखेंगे। तो पुष्प के प्रकार कौन कौन से हैं? एक लिंगी है, द्विलिंगी है और उभयलिंगी है, और उनकी विशेषताएं और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो पहला एक लिंगी, और इनकी विशेषताएं क्या है कि इनमें केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होते हैं। ये जो एक लिंगी पुष्प के विशेषता क्या है कि इनमें केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में मक्का हो गए, और पपीता, ककड़ी और खीरा, ये सभी जो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है।
और द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण के बारे में विशेषता को देखते हैं, जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता हो। और इनका एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया। उभयलिंगी के बारे में आते हैं तो इनमें दोनों में से कोई भी किसी पुष्प में नहीं होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए क्या, गुलाब, सरसों, टमाटर, हिबिस्कस, बीन, आम, सूरजमुखी इत्यादि। ठीक है, ये सभी जो है आपके उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अब आते हैं इनके नोट योग्य बातें। तो कौन सी बात को नोट करना है? उभयलिंगी बाइसेक्सुअलिटी का सभी उदाहरण जो है वो द्विलिंगी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। और अंडाशय यानी कि ओवरी एक से अधिक अनेक बीजांड का उदाहरण है। यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो फूल हो गए, बीज हो गए और फल हो गए। तो ये तीनों जो है लैंगिक जनन के भाग हैं जो कि पौधे में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इनका करेक्ट क्या हो जाएगा? बी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। तो लीला ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया था और शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? तो किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैलते हैं? तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विखंडन। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रामस्टिक और मेपल के बीच, ठीक है, ड्रामस्टिक और मेपल के बीच को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? पंख वाला बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंख वाला बीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आलू के पौधे की आंख क्या होती है? आलू के पौधे की आंख जो होती है वो क्या कहलाती है, क्या होती है? तो वो जो होती है वो ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली होती है। ऑप्शन नंबर बी इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफाइलम के पत्ती की कली। अब आते हैं कि 5 नंबर में विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? केवल एक बीजांड, कई बीजांड, एक से अनेक बीजांड, केवल 2 बीजांड। तो क्या हो जाएंगे? एक से अनेक बीजांड इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न फूलों के अंडाशय क्या हो सकते हैं? एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा कथन पौधे में यौन प्रजनन के लिए सही है? तो कौन सा कथन यौन प्रजनन के लिए सही है? पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 पौधे हमेशा आवश्यक होता है, ऐसा नहीं है। परागकण के बाद ही निषेचन होता है, बिल्कुल सही है। तो और अगला है कि केवल कीट ही परागकण के कारण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1, 3। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर जो है इनका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि परागकण संदर्भित करता है। परागकण जो है वो संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है परागकण? तो परागकण जो है वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण करता है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। तो 8 नंबर क्या कह रहे हैं? एनसीईआरटी के प्रश्न है कि पादप में जनन भाग होते हैं, उसका क्या कहलाता है? पादप में जनन भाग उसका क्या कहलाएगा? तो पुष्प कहलाएगा उसका, पादप में जनन भाग का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9 में आते हैं कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा के युग्मक का युग्मन प्रक्रम कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्या कह रहा है कि परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो परिपक्व होने पर अंडाशय जो है आपके वो फल में विकसित हो जाते हैं। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और आते हैं कि 11 में कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है।
तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव क्या है? डबल रोटी का फफूंद। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल रोटी का फफूंद। अब आते हैं 12 नंबर में, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिलम जो है अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या कहलाता है? ब्रायोफिलम जो है अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वो पत्ती कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। 13 पे आते हैं, तो ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं वह कहलाते हैं। तो वह जो है क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर में 14 नंबर में कि परागकणों का पुष्प के परागकोश के से वर्तिकाग्र एवं स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इनका प्रक्रम जो है आपका परागकण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागकण। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जिस प्रक्रम में पत्तियां, तना और मूल जैसे भागों से नए पादप उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपका जो है कायिक प्रबंधन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और बीजों का परिकीर्णन कौन करता है? तो बीजों का परिकीर्णन जो है वो पवन, जल और जंतु ये सभी करते हैं। तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं कि 17 नंबर में कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्रमशः किसमें पाया जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक क्रमशः जो है वो परागकण बीजांड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम जो है हमारा वो कायिक प्रजनन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा क्या है? एक्सरसाइज 9 में मोशन एंड टाइम। ठीक है, गति और समय। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है या थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है। हमें जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट करना है, इसलिए चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। आगे जो है क्लास 9th 10th इन 2 चैप्टर भी बचे हुए, इन 2 क्लास भी बचे हुए, इनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट है कि गति एवं समय, टाइम एंड स्पीड एंड टाइम के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है? तो एकांक समय में तय किया गया दूरी को गति कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि गति की परिभाषा एवं समीकरण गैलीलियो ने दिया था। तो ये याद रखेंगे कि गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। और अगले पॉइंट में आते हैं कि गैलीलियो ने अपना प्रयोग जो है वो पीसा की मीनार से किया था। और गति का न्यूटन नियम जो है, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और गति में लगातार कमी को मंदन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। और लगातार वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मंदन के बारे में। तो मंदन, अगला पॉइंट है कि मंदन के बारे में कि लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं मंदन में। तो मंदन को देखते हैं रिटार्डिएशन के बारे में। इनमें लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहन। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं इनमें कि दीवार पर घड़ी दी गई है और मेज पे भी दी गई है। अंकक डिजिट घड़ी, कुछ सामान्य घड़ियां भी दी गई है और एक सरल लोलक दिए गए हैं। दोलन करते सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां दी गई है, ये फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। अब आते हैं नोट योग्य करने बातें क्या है इनमें। काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो लोलक घड़ी का निर्माण जो है वो गैलीलियो ने किया था। दूरी के बारे में, तो समय ग्राफ का प्रवणता चाल माप देता है और विस्थापन जो है आपके वो समय ग्राफ की प्रवणता वेग का माप देता है। और तीसरा है कि वेग के बारे में, तो समय ग्राफ का प्रवणता त्वरण माप देता है
और अगला पॉइंट है कि वेग के बारे में कि समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का माप देता है और समय चाल समय जो है वो ग्राफ का क्षेत्र दूरी का मापन देता है। तो एक पूर्ण दोलन में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक पूर्ण दोलन में लगने वाले समय काल को आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो किनका उपयोग जो है समय मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो आंखों की झपकी का उपयोग जो है समय मापने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो घड़ियां ए और बी को चित्र में दिखाया गया है और घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई के साथ साथ सेकंड की सुई भी है। और इन घड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फिगर देखने के बाद हम इन्हें बता पाएंगे। तो फिगर देखने से हमें निष्कर्ष निकलता है इनमें कौन सा कथन सही है। तो घड़ी ए और घड़ी बी इन दोनों के लिए जो है 5 मिनट के समय अंतराल को ए और बी दोनों द्वारा जो है मापा जा सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो छात्रों को तालिकाएं ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है। तो टेबल ए में बनाया गया है, ये डिस्टेंस है और ये मिनट्स में दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से डिस्टेंस, और टाइम दिए गए 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरीके से टेबल बी में भी दिया गया है। तो क्या कह रहा है कि चित्र में दिए गए ग्राफ के लिए सत्य है। तो दिए गए ग्राफ के लिए क्या सत्य है, टेबल ए और टेबल बी दोनों सत्य है। तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है और बस की गति क्या हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि एस यानी कि स्पीड बराबर d/t यानी कि डिस्टेंस बाय समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि गति यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें डिस्टेंस दूरी कितनी दी गई है, 54 दी गई, 54 किलोमीटर, और टाइम इनका कितना है 90 दिया गया है। और इस 90 मिनट इनको सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो ये नीचे ऊपर चला आएगा। तो इसे जब हम क्रॉस कटाते हैं तो 30 या 90 और 30 दूना 60 यानी कि कितना होता है, और ये 3 से कट जाएगा 18 बार में। तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 36 क्या हो गया। अब इनको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5/18 से हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना क्या हो जाएंगे 36। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि हम गति को s से यानी कि गति को स्पीड को s से और दूरी को d से और टाइम को t से निरूपित करते हैं तो इन राशियों के बीच कौन सा संबंध हो जाएगा। तो हम इन राशियों के बीच कौन सा संबंध हो जाएगा, तो इन राशियों के बीच जो है आपका s = d/t हो जाएगा, यानी कि चाल यानी कि गति बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि s = d/t। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चित्र को देख करके बताना है ऑब्जर्व फिगर। तो ये हमारे फिगर दिए गए पेंडुलम की जैसे है, ठीक है, ये दोलन कर रहे हैं इस तरीके से। फिर ए गति बी में आते हैं, फिर बी ओ में जाते हैं और बी में जाते हैं। तो देखिए इनको क्या कह रहा है कि एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि के द्वारा डैश से यात्रा करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा। तो ये पेंडुलम की समय अवधि के द्वारा लगने वाला समय जो हो जाएगा वो ए से बी की ओर वापस जाएगा। ऑप्शन नंबर इनका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
तो 7 में भी इसी तरीके से दिए गए हैं कि चित्र में एक दोलनशील लोलक दिखाया गया है और बॉब द्वारा ए से सी तक और जाने में लगने वाला समय t1 है और सी से ओ तक t2 है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल बताना है, टाइम पीरियड बताना है इसका, तो इस सरल लोलक का बताना है आपको। अब आते हैं इनके फिगर से, तो फिगर देखने के बाद हमें यह पता चलता है इनके टाइम जो हो जाएंगे, इनके समय जो हो जाएंगे 4 ब्रैकेट t1 प्लस t2 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए सही प्रतीक क्या हो जाएगा? तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए उनका सही चिन्ह जो हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको कि बूझो 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक पैदल जाता है और पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और वह अपने दोस्तों के साथ साइकिल से वापस आता है और 20 मिनट में घर पहुंच जाता है। ठीक है, और किलोमीटर पर घंटा में उसकी औसत गति को बताना है। तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। S1 क्या हो जाएगा हमारा d/t हो जाएगा। तो d डिस्टेंस कितना दिए गए 3 और समय कितनी दिए गए हैं तो वो आपको दिए गए 30 मिनट। तो इनको सेकंड में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 यानी कि आपका कितना हो जाएगा S1 चाल जो हो जाएगा वो आपका 3 दूना 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और S2 क्या आ जाएगा इसी तरीके से S2 हमारा निकल जाएगा, क्योंकि स्कूल बंद था तो दूरी तो सेम लगेगा यानी कि 3 ही लगेगा 3 किलोमीटर और समय लग रहा है 20। तो इसमें इनको भी जो है 60 से डिवाइड कर करके हम जो है 20 या 60 यानी कि S2 हमारा कितना निकल जाएगा वो हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। अब एवरेज स्पीड के बारे में आते हैं। तो एवरेज स्पीड को देखते हैं हम लोग क्या होगा औसत गति को। तो औसत गति का फॉर्मूला था 2xy बाय x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 9 बाय 15। ठीक है, इन दोनों को जब करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पछे 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 18 दूना 36। 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा क्या आएगा 7.2 आ जाएगा। तो देखते हैं इनके आंसर क्या है 7.2 है या नहीं है। तो आइए इनके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बी 7.2 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 7.2। अब आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो इनके संबंध के बारे में बताना कि कौन सा संबंध सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अब आते हैं 11 नंबर में चाल का मूल मात्रक क्या होता है। चाल का मूल मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की कोई कार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है और इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। तो हम लोगों को कुल दूरी ज्ञात करना। तो पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है d1 लिख लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमें दी गई 40 और समय कितना दिया गया 15 मिनट दिया गया। तो इसको घंटे में बदलने के लिए हम लोग को 60 से भाग करना होगा। तो 15 चौके 60 यानी कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगा। यह पहला दूरी। और दूसरा क्या हो जाएगा d2 हमारा क्या हो जाएगा इसी तरीके से। तो दूरी चाल दी गई 60 और आपका समय दिया गया 15। उसी तरीके से जब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60 और 4 बार में करेंगे तो 15 बार में तो ये 15 हो जाएगा। तो कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमें तो 10 प्लस 15 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित
दूरी समय ग्राफ में से कौन सा उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें कि उसकी चाल नियत रहती है। तो कौन सा जो है ट्रक गति को दर्शाता है जिसकी चाल जो है वो नियत रहेंगी। तो इनके सही आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी है, इनकी चाल जो है नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर कह रहा है कि कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। ये 5 नहीं है, 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्त काल क्या हो जाएगा। तो लोलक का आवर्त काल जो हो जाएगा, हम जानते हैं कि 32/20 हो जाएगा। ये इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 1.6 सेकेंड निकलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 नंबर में। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या हो जाएगा। तो सरल रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। और 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। यानी कि समय 15 मिनट है और चाल कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिनट को हम लोग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 छके कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180, 30 छके 18, यानी कि 1800 इनका आंसर 1800 मीटर हो जाएगा दूरी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 17 नंबर क्या आ जाएगा। तो 17 नंबर इनका क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्या कह रहा है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापते हैं। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ऑडोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है।